तो गाइस अभी अपन करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट। इतना बड़ा नाम सर, बिल्कुल बेटा। बट आप अपन इसको बोलेंगे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या बोलेंगे? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब मैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बाय बैक ऑफ शेयर्स। क्या सर? सिर्फ बाय बैक ऑफ शेयर्स। बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि बाय बैक होता है हमेशा इक्विटी शेयर्स का ही। तो सब प्रेफरेंस शेयर्स बेटा उनका होता है रिडम्पशन। क्या होता है उनका? रिडम्पशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए रिडम्पशन वर्ड होता है। बट बायबैक की बात करूं तो किसकी बात कर रहा हूं? इक्विटी शेयर की। अब बायबैक का सर मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब बेटा होता है टू रीपे, उनको वापस पे करना। जो पैसा अपन ने उनसे लिए था, अब टाइम आ चुका है कि उनको क्या करे? वापस दे दे। क्या मजाक कर रहे हो सर? क्यों वापस करेंगे अपन? पैसा करना ही पड़ेगा ना बेटा। अपन एज ए लाइबिलिटी अपने पास खड़ा है तो कम तो करना ही पड़ेगा लाइबिलिटी। तो क्या करेंगे? उनको वापस पे कर लेंगे। ठीक है। अब सर बचपन में हमने पढ़ा है कि जो भी रीपेमेंट होता है ना शेयर होल्डर को, वो होता है लास्ट में, आखिरी में। ये हमने बचपन में पढ़ा है। अभी तो आप अभी बात करो पेमेंट की। मैंने बोला बिल्कुल अभी पेमेंट की बात कर रहा हूँ। सर ऐसे ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसी चैप्टर में तुम ये सब समझोगे कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा थियरी वाला पार्ट है, वो देख लेते हैं। हल्का सा गो थ्रू कर रहा हूँ जस्ट, क्योंकि आपको एग्जाम में समय मिलेगा। तो बायबैक का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय कंपनी। खुद के शेयर परचेज कर लेना, दैट इज कॉल्ड बायबैक। यानी जो शेयर होल्डर है उनको रीपे करना, वही मतलब हुआ। व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक बाय कंपनी दे हैव टू बी कैंसल बाय द कंपनी। अब खुद के शेयर मान लो परचेज कर लिए, बायबैक कर लिए, फिर सर उनके अपने पास रखेगी? नहीं बेटा नहीं, उनको फाड़ के फेंक देगी, कैंसिल करती है। क्या करती है? कैंसिल करती है। 10 शेयर बायबैक रिजल्ट ऑन डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारा जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। आगे देखिए, अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बढ़िया बात की है, ये तुम्हारी कंपनी का पॉइंट है। एक कंपनी खुद के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, यानी एक कंपनी कभी भी खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। पर सर बायबैक में बेटा, बायबैक में जो परचेज होता है ना, वो फाड़ने के लिए होता है। समझ में आया? क्यों होता है? फाड़ने के लिए, मतलब शेयर कैपिटल कम करने के लिए होता है, तो कैंसिल करने के लिए होता है। इसके लिए यहाँ पे ठीक है। बाकी एक कंपनी कभी भी अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। ठीक है। अब देखो, कोई बंदा बायबैक क्यों करेगा? मतलब पहला क्वेश्चन तो यही सर, बायबैक काहे को? चल तो रहा है इतने टाइम से, फिर क्यों बायबैक करने का? बराबर ना, ये तुम्हारे मन में डाउट आता है। सर सब अच्छा खासा चल रहा है तो ये बायबैक का सीन काहे को है? अब वो समझते हैं। बायबैक से क्या होता है पता है? अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। अरे सर अर्निंग पर शेयर, आप तो एफएम की बात कर रहे हो क्या? मजा आ गया सर, एफएम पढ़ाऊंगे क्या? मैंने बोला नहीं 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 बेटा, ईपीएस तुमको पता होगा, अर्निंग पर शेयर होता है। बराबर है। तो जो भी अर्निंग अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, तो तुमको क्या मिलता है? ईपीएस मिलता है। तो सपोज करो मेरी ये कंपनी है, ए कंपनी, इसने 1 लाख रुपए कमाए और इस कंपनी के पास 10,000 शेयर इश्यू किए हुए थे। तो बेटा इसका ईपीएस था 10 रुपए पर शेयर, ये इसका ईपीएस था। अब मैंने क्या किया? मेरे पास फंड पड़ा था, मैंने आधे शेयर होल्डर, मान लो आधे भी नहीं, मैंने 2,000 शेयर होल्डर को वापस पेमेंट कर लिया। तो बेटा अब बताओ, कंपनी ने जैसे ही पेमेंट वापस किया तो अब उनका शेयर कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो गए। अब कंपनी के जो शेयर्स दिख रहे हैं ना, वो 8,000 है। अब मैं बोलता हूँ कि मान लो नेक्स्ट ईयर भी कंपनी ने 1 लाख रुपए ही कमाया, सपोज करो 1 लाख ही कमाया, तो बेटा देखो 1 लाख रुपए जो पहले 10,000 लोगों में बटते थे, आज वो बटेंगे 8,000 लोगों में। तो इसका मतलब अब ईपीएस कितना हो गया? 12.50। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये भी यही है, ये भी यही है, ये बिफोर बायबैक और ये आफ्टर बायबैक। दैट इज योर बिफोर बायबैक। और ये वाला जो है, ये तुम्हारा क्या है? आफ्टर बायबैक। क्या ये सीन तुमको समझ में आया? ये कुछ ऐसा ही है बेटा। सुन, तूने अपने घर पे पिज्ज़ा मंगाया और पिज़्ज़ा 5 पिज़्ज़ा आए और खाने वाले 5 लोग थे, कितना मिलेगा? एक एक। अब सपोज को तुमने क्या किया, तुम्हारे 3 दोस्तों को घर पे भेज दिया बेवकूफ़ बना कैसे भी करके। अब पिज़्ज़ा तो 5 आएंगे, खाने वाले कितने होंगे? 2। तो ज़्यादा आएगा ना हिस्से में। बस यही होता है बायबैक। इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनसे पैसा लेके उनको घर पे भेज देता है और उन शेयर्स को फाड़ के फेंक देता है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो गए तो जो बचे लोग हैं उनको ज़्यादा मिलेगा ना, समझे?
तो इससे क्या होता है, ईपीएस बढ़ जाता है, तो पहले से ईपीएस तुम्हारा बढ़ जाएगा। नाउ प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है ना वो भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ बायबैक। सर ये कैसे पॉसिबल है, तो समझो, ये बिफोर बायबैक की सीन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये आफ्टर बायबैक। अब देखो कंपनी के जो शेयर्स है ना वो है 1 लाख, कितने शेयर्स है, 1 लाख। इसमें प्रमोटर के पास पता है कितने शेयर्स है, 40,000 शेयर्स है प्रमोटर के पास। बताओ प्रमोटर की होल्डिंग कितनी होगी सर, 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 40%, कितनी होल्डिंग है प्रमोटर की, 40% की होल्डिंग है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बायबैक हो गया, प्रमोटर लोगों ने अपने शेयर का बायबैक नहीं कराया, दूसरे लोगों ने कराया। तो अब मान लो 30,000 ऐसे लोग थे जो मान गए, तो 30,000 शेयर तुमको वापस कर लिए। तो बताओ प्रमोटर का होल्डिंग तो अभी भी 40,000 ही है ना, यस सर। वो पहले 40,000 1 लाख के सामने थी, अब कितने शेयर है सर, 1 लाख में से 30,000 को तो वापस भेज दिया, मतलब 70,000 शेयर बचे होंगे। अब ये 40,000 कितने के सामने, 70,000 के सामने, तो 40,000 डिवाइड बाई 70,000 कितना परसेंट होता है पता है, 57.41%। देख रहे हो, तो प्रमोटर को बिठे बैठे बिठाए उनका जो होल्डिंग है बायबैक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो पहले कोई रिजोल्यूशन पास करना था तो प्रमोटर के लिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज 40% ही था, बट अब बताओ, अब तो आप पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल है। ये होता है फायदा बायबैक का, किसको, प्रमोटर लोगों को, इसलिए भी बायबैक होता है। आगे देखिए, to discourage other to make hostile bid to take over the company as the buyback will increase the promoter holding। तो ऑब्वियसली जब प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ेगी तो दूसरे लोग कंपनी पे कंपनी को कंट्रोल में नहीं ले सक पाएंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादातर शेयर किसके पास है, प्रमोटर के पास, राइट। तो ये भी फायदा है। to support the share price on the stock exchange when the share price in the opinion of the company management is less than its worth, especially in the depressed market। सर ये क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया, तो सुनो। जैसे तुम बायबैक करते हो ना, बायबैक कब होता है पता है तुमको, जब कंपनी के पास फंड होता है, पैसा होगा तो बायबैक होगा। तो जब कंपनी अनाउंस करती है मैं बायबैक कर रही हूँ, तो लोगों को पता चलता है अच्छा अच्छा कंपनी के पास फंड पड़ा है और बायबैक हो रहा है, तो क्या करेंगे पता है, लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे उस कंपनी के शेयर्स की। जैसे ही वो डिमांड करेंगे, सीधा उसका मार्केट का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, मार्केट का प्राइस का बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से कंपनी के शेयर प्राइस क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब भी मार्केट खराब चल रहा है, मान लो मंदी चल रही है, उस केस में अगर तुमको शेयर का प्राइस बढ़ाने का है, ये बेस्ट वे है प्राइस बढ़ाने का। इसके बाद अगर अपने पास सरप्लस का पैसा है और अपन क्यों उसको डिविडेंड के रूप में बांटेंगे, क्यों ना उनको रीपेमेंट किया जाए, तो ऑब्वियसली ये बायबैक बेस्ट वे है रीपेमेंट करने का। चलो डन। अब बायबैक कितने वे से पॉसिबल है वो समझते हैं। तो सबसे पहले अपने को समझना है बायबैक कितने वे से पॉसिबल है, बट उससे पहले, इससे पहले हम देखेंगे बायबैक करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली चीज, बायबैक जो होता है ना वो ऑथराइज बाय होना चाहिए आपका आर्टिकल, ठीक है। तो जो भी आपका एओएमओ होगा उसमें क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए। बायबैक करने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बायबैक जो होता है ना उसका कुछ और कंडीशंस है, वो अपन बाद में पढ़ते हैं, वो सम टाइप में पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं है। जो जो कंडीशन है, बायबैक हमेशा होता है फुल्ली पेड अप शेयर का। तो जो मेन मेन चीज़ें थियरी वाली वो बता रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें वो प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगी। तो बायबैक हमेशा किसका होता है, फुल्ली पेड अप शेयर का बायबैक होता है। तो अगर पार्टली पेड अप शेयर तो पहले उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, फिर बायबैक करना, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी सेम टाइप के शेयर्स वापस इश्यू नहीं कर सकती, मतलब बायबैक ले लिया और सेम टाइप के शेयर वापस इश्यू करूँ, नहीं नहीं नहीं, आपको दूसरे शेयर इशू करने पड़ेंगे। मतलब अगर इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा है तो कौन से शेयर इशू करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। इस तरह से ये कुछ चीज़ें, बाद की चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे थियरी वाले पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप पढ़ो तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ो तो भी कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सब थियरी वाली पॉइंट है, आप इसको जाने दे सकते हो अगर आपको लगे तो। मुझे लगता है कि आपको जाने देना चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, जो बायबैक है वो कितने वे से पॉसिबल है। अब सर ये क्या बला हुई कितने वे से पॉसिबल है, तो सुनो, क्योंकि तुमको पता है ये मेरी कंपनी है जमुरा लिमिटेड, इसकी ये बैलेंस शीट है, ठीक है। इस कंपनी में ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, सपोज करो 1 लाख। इस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सपोज करो 1 लाख। इस कंपनी में मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, सपोज करना 3 लाख रुपीज का। इस कंपनी में क्रेडिटर्स है 1 लाख के,
और मान लो डिबेंचर भी है, नीचे लिख देता हूँ 15% डिबेंचर, सपोज करो 2 लाख के। इस तरह से मेरी कंपनी में मांगने वाले इतने सारे लोग हैं, तो ये हो गया 5 और 1 6 और 8 लाख, कितने हो गए 8 लाख का। अब इसके सामने मेरी प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है 5 लाख की सपोज करो, और मेरे पास कैश बैलेंस भी पड़ा है 3 लाख का। टोटल कितना हो गया बेटा 8 लाख। ये तुम्हारे सामने हो गया। अब मैंने क्या अनाउंस किया कि मैं कर रहा हूँ बाय बैक। क्या कर रहा हूँ बाय बैक। सपोज करना कि मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोल रहा हूँ कि मैं आपका कर रहा हूँ बाय बैक। जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ बाय बैक कर रहा हूँ, तभी कुछ आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। ये नाइंसाफी है। क्या बोलने लगे, ये क्या है नाइंसाफी है। और कौन बोले, ये तुम्हारे प्यारे नन्हे मुन्ने। ये बोलते ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या हो रही है नाइंसाफी। मैंने बोला चिरकुट इधर आ, इधर आ, क्या कि नाइंसाफी हो रही है। तो बोला हमारा पेमेंट तो किया नहीं, क्रेडिटर का डिबेंचर होल्डर बोलते हमारा पेमेंट किया नहीं और तुम ओनर को पैसा वापस कर रहे हो, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। चलो बात तो तुम्हारी सुनने में ठीक लग रही है और तू समझा नहीं। पहले ये देख मैं किससे बायबैक कर रहा हूँ फिर बता। बोला किससे कर रहे हो। तो मैंने बोला देख मेरे पास पड़ा है ये प्रॉफिट। क्या पड़ा है बेटा, ये प्रॉफिट पड़ा है 3 लाख का। ये बता क्या मैं इस 3 लाख के प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसने बोला बिल्कुल कर सकते हो सर। मैंने बोला अगर मैं 3 लाख के प्रॉफिट से मान ले, सपोज करना कि यहाँ पे मैं 50,000 का ये कर रहा हूँ, मान लो बायबैक, कंडीशन पे नहीं जाएंगे, ऐसे ही मान लो 50,000 कर रहा हूँ, तो अगर मैं 50,000 रुपये का डिविडेंड बांट सकता हूँ क्या इसमें से। बोला सर बिल्कुल बांट सकते हो। तो अगर मैं 50,000 का डिविडेंड बांट सकता हूँ तो बेटा उस डिविडेंड को न बांट के मैं अगर शेयर होल्डर को पैसा वापस करूँ तो तुझे क्या तकलीफ है। तू बता तुझे क्या तकलीफ है। अगर मैं शेयर होल्डर को ऐसे भी कंपनी में से 50,000 जाएगा डिविडेंड का, और वो भी पैसा मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे शेयर होल्डर है उनको पैसा वापस करने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब तू बता इसमें तुझे क्या तकलीफ है। पैसा तो ऐसे भी कंपनी में से जा रहा है। अगर डिविडेंड बांटता हूँ तो भी यहाँ से 50,000 जाएगा, ठीक है, और अगर बायबैक करता हूँ तो भी यहाँ से 50,000 ही जाएगा सेट में से। अब बता तुझे क्या तकलीफ है। अब बोल तो ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर क्या बोलते हैं, तो क्या है ठीक है हम ये मान लेते हैं, डन। तो पहला वे कौन सा हो गया बायबैक का, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस या ऐसे कोई भी रिजर्व जिनसे अपन डिविडेंड बांट सकते हैं, क्योंकि वो किसके होते हैं ओनर के होते हैं, तो पूरा उनके ऊपर हक किसका होता है ओनर का होता है। तो अगर ओनर का हक है तो ओनर उससे डिविडेंड भी बांट सकते हैं और चाहे तो बायबैक भी कर सकते हैं। इसमें दूसरे लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आई। यस सर ये चीज हमको समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं आराम से कर सकता हूँ बायबैक कर सकता हूँ फ्रॉम फ्री रिजर्व। क्या बोला मैंने, फ्रॉम फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व मतलब ऐसे रिजर्व जिनसे मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। अंडरस्टूड, यस सर। तो ये बताओ मैं यहाँ पे बायबैक के अगर मैं सोर्स लिखूँ, सोर्स ऑफ बायबैक, तो एक तो है फ्री रिजर्व। क्या लिखा मैंने, फ्री रिजर्व। अब दूसरा समझो, सपोज करना कि मेरे पास अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता तो क्या होता। सपोज करना कि मेरे पास अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता तो क्या होता, क्या मैं डिविडेंड बार मैं क्या बायबैक कर सकता था। आंसर इज यस। कैसे सर, कैसे कैसे। तो मैंने क्या बोला, मान लो मैं 50,000 का क्या कर रहा हूँ बायबैक कर रहा हूँ, तो मैंने बोला ये 50,000 का कैश इधर से माइनस होगा, बराबर है। और जितना माइनस हो रहा है उतना या उससे ज़्यादा का अगर मैं फ्रेश कैपिटल दूसरा इश्यू करता हूँ, क्योंकि सेम टाइप का नहीं कर सकते तो इक्विटी बदले प्रेफरेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करता हूँ वापस 50,000 का, तो बेटा यहाँ पे जितना पैसा गया देखो 50 गया 50 आ गया, स्केल बराबर हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल सर बराबर हो जाएगा। तो अगर 50 जाएगा और 50 आएगा तो क्या तुमको तकलीफ है क्या डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, बताओ। वो आगे चिल्लाते चिल्लाते ऐसा कैसे होता है, प्रॉफिट तो है नहीं, तुम कैसे बायबैक कर रहे हो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हमने उसको समझाया, देख मुन्ना बायबैक करने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। बोला ऐसे कैसे। हमने बोला देख अगर मैं बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करता हूँ तो क्या होगा सर, पैसा आएगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, और बदले में बायबैक की लायबिलिटी भी तो कम होगी, जो इक्विटी शेयर है वो भी तो कम होगा। बोला हाँ, तो जितना पैसा जाएगा उतना ही या उससे ज़्यादा पैसा ही आएगा। अब तुझे क्या तकलीफ है।
तो बोलेगा हाँ अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब बायबैक अपन किससे दूसरे वे से कर सकते हैं सर? अपन बायबैक दूसरे वे से कर सकते हैं जिसका नाम है इश्यू शेयर्स, फ्रेश इश्यू शेयर्स। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? फ्रेश इश्यू। क्या बोलूंगा इसे? फ्रेश इश्यू बोलूंगा। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? तो बायबैक में टोटल मिला के दो वे से कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज योर फ्रॉम फ्री रिजर्व, द सेकंड वन इज योर फ्रेश इश्यू। क्या ये आपको समझ में आया? बस याद रखना बायबैक करने के लिए दो ही वे है। अच्छा यहाँ पे बायबैक में नॉट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको मत लाना। जो लोग ग्रुप 1 में अभी एग्जाम दे चुके हैं या जो ग्रुप 1 भी साथ में दे रहे हैं उन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा चैप्टर, तो बेटा उसको मिक्स मत करना। वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, बट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो अ फ्री रिजर्व। बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्री रिजर्व में क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या इंक्लूड है इसके अंदर? सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है बेटा? इंक्लूड है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तीन चीजें नहीं बता रहा हूँ, मॉड्यूल में तीन चीजें है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इश्यू। मैंने बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम बिकॉज एक रिजर्व है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्री रिजर्व के अंदर फॉर द पर्पस, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, व्हाट वी हैव टू अज्यूम सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो फ्री रिजर्व ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। हम ये मानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपना किसके अंदर इंक्लूड है? फ्री रिजर्व के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो फ्री सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। इसके अलावा दुनिया में कोई वे नहीं है बायबैक करने का, वरना तुम्हारे डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर तुमको खा जाएंगे। समझ में आया? इसके अलावा कोई वे नहीं है। तो कितने वे हो गए? दो वे सर, फ्री रिजर्व, सेकंड इज फ्रेश इश्यू। तीसरा कोई भी वे बेटा नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इसका इसका फ्री रिजर्व का। समझ में आया आपको? यस पीपल। तो इस तरह से ये तुम्हारा होता है बायबैक। अंडरस्टूड? तो ये है सोर्स ऑफ बायबैक जो मैं यहाँ पे आईसीआई ने दे रखे है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था जहाँ पे अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईसीआई ने दे रखा है, ये अपन पढ़ रहे थे। The Companies Act 2013 under the section 68(1) permit companies to buy back their own share and other specific security out of free reserve or security premium account or the proceed of issue of any shares or other specified security। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई वे यहाँ पे नहीं है। और फिर नोट भी दे रखा है, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी shall be made out of the proceed of an earlier issue of the same kind of shares or securities। इसका मतलब इक्विटी शेयर के लिए इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर ही इशू करना पड़ेगा। ये था पूरा थियरी वाला पार्ट आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देने की, दो ही वे है अपने को बायबैक करने के लिए, तीसरा कोई भी वे नहीं है। आगे देखिए, अपनी बैलेंस शीट पे आते हैं। ये देखिए, अब बायबैक करना है। ठीक है, तो बायबैक करने के लिए क्या जनरल एंट्री होगी वो अपन समझते हैं। जनरल एंट्री कैसे पास होगी और क्या होगी वो अपना यहाँ पे समझना काम है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं जनरल एंट्री। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बायबैक को ड्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने को ड्यू करना पड़ेगा। तो बायबैक ड्यू करना है बेटा, तो यहाँ पे पता क्या काम करना है तुझे? इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करना है। ये कैपिटल जो है ना वो क्रेडिट में है, यानी लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। कम करना है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एंट्री नंबर 1 जो पास करते हैं वो करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज योर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। क्या अकाउंट ओपन करते हैं? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। बोलो समझ में आया? अब क्या होता है, बायबैक कभी कभी प्रीमियम पे होता है। सर प्रीमियम पे क्यों बायबैक होगा? तो सोचो, तुम्हारे पास मेरी कंपनी का शेयर पड़ा है, जब मैंने इश्यू किया था तो तुमने परचेज किया था, तुमने किसी और से परचेज किया है, तुम्हारे पास मेरी कंपनी का शेयर पड़ा है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम शेयर मुझे वापस दे दो, मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूँ। तुम क्या बोलोगे? मैं तुमको क्यों पेमेंट करूँ, क्यों तुमको शेयर वापस दूँ? तो मान लो तुम्हारे पास उसका वैल्यू 100 रुपये, ओके, मेरे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये। तब मैं क्या बोलूँगा कि शेयर का वैल्यू 100 रुपये ना, मैं तुझे 110 दूंगा, 120 दूंगा। तब तुम बोलोगे अच्छा अब तो सौदा फायदे का है, अब लेना पड़ेगा।
तो ये बताओ, तुमने 120 में सेल करना डिसाइड किया, हमने बायबैक का प्राइस 120 रखा, तो 120 इज द प्राइस ऑफ द बायबैक बट द फेस वैल्यू इज ₹10, देन व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 110, राइट। तो ये जो प्रीमियम पे मैं बायबैक कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये जो प्रीमियम पे मैं बायबैक कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल मेरा फेस वैल्यू पे दिखता है, तो ये जो प्रीमियम पे बायबैक कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, ये नुकसान है। क्या है ये, नुकसान है। तो नुकसान को डेबिट करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। तो जो भी कंपनी का नुकसान होगा प्रीमियम का, वो डेबिट हो जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या हुई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। सर क्या यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर लिख सकते हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर? मैंने बोला नहीं, पहले लिख सकते थे, बाद में आईसीआई ने करेक्शन कराया और अब क्या लिखने का है, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। तो अगर तुम एंट्रीज में देखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा पता है, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ये देखो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, आपको इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखना है। एक स्टूडेंट था जिसने लिख दिया था, उसको आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया बेटा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट ही लिखना है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। अब इनको करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया था इक्विटी शेयर बायबैक का, अब उसको डेबिट कर लेंगे। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री आपको पास करनी है। क्या ये दो एंट्री आपको समझ में आई, ड्यू करो और पेमेंट करो, बस डन। अब तुमने बायबैक किया है, तो सोर्स ऑफ बायबैक क्या रहेगा सर, या तो प्रॉफिट फ्री रिजर्व से होगा या फ्रेश इश्यू से होगा। अगर बेटा फ्रेश इश्यू से किया है, तो तुमको फ्रेश इश्यू की एंट्री या तो पहले पास कर लो, क्योंकि आपको पास कैश होगा नहीं, तो आपको पहले एंट्री पास करनी चाहिए, या इसके बीच में कर लो, राइट, कहीं पे भी कर लो। अब मैं यहाँ पे तीसरी एंट्री पास कर रहा हूँ, मान लो फ्री रिजर्व से किया, तो क्या होगा, अगर फ्री रिजर्व से किया तो जो भी तुम्हारे फ्री रिजर्व है वो सब डेबिट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है CRR अकाउंट। सर ये CRR क्या है, इसका बेटा फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या नाम है इसका, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये क्या बोला है CRR, हमको नहीं पता। तो सुनो, अपन वापस इधर सीन में आते हैं। जब भी कंपनी बायबैक करेगी, पता है किससे, फ्री रिजर्व से। किससे बायबैक करती है बेटा, फ्री रिजर्व से। तो मुझे सोच के बताओ, ये कंपनी ने 50 का फ्री रिजर्व से बायबैक करना है, कैसे करेगी, जरा सोच के बता कैसे करेगी। सर 50 बायबैक करेगी तो कितना कैश कम होगा, 50,000। तो देख असेट साइड में मैंने यहाँ पे 50,000 कम कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर की पेन से मैं लिख रहा हूँ 50,000 रुपये माइनस हो गया, दिख रहा है तुमको। अब और कम क्या होगा सर, कैपिटल कम होता है, तो ये बेटा कैपिटल भी कम हो गया 50,000, बस ना, खेल खत्म हो गया बेटा। हो तो प्रॉफिट का यूज कहाँ पे हुआ, हमने किया प्रॉफिट से ही है, बट प्रॉफिट तो ऐसे ही का ऐसा पड़ा है। अब बताओ, अगर प्रॉफिट ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कुछ दिन के बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं कि अपने पास तो 1 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है नहीं, मैं लिख देता हूँ, काट दिया था। तो P&L अकाउंट तुम्हारा मान लो 3 लाख था, सपोज करो, और इसको 1 लाख कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे जो 3 लाख का प्रॉफिट था तुम्हारे पास, तो क्या बोलेंगे तुम्हारे डिबेंचर होल्डर और जो तुम्हारे क्रेडिटर है वो वाले, सर अभी तो आपने प्रॉफिट से रिडम्पशन किया है और प्रॉफिट तो ऐसा का ऐसा पड़ा है, तो अब तो शेयर होल्डर बोलेंगे हाँ प्रॉफिट पड़ा है, डिविडेंड बांटो, मजे करो। तो जिस चीज का डिविडेंड बांटा उसका ही बायबैक भी हुआ, सब उसका ही हो रहा है, तो सब फायदे तुम्हारे ही है, क्यों। तो प्रॉफिट से बायबैक कहाँ हुआ, प्रॉफिट तो ऐसा का ऐसा खड़ा है ना, प्रॉफिट को कम तो करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इज दैट जब आप एंट्री पास करोगे तो कैपिटल कम होता है, कैश कम होता है, तो प्रॉफिट को कैसे कम करे, इसके लिए होता है बेटा प्रॉफिट को करना पड़ता है ब्लॉक। क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक। हम क्या करेंगे, जितना आप फ्री रिजर्व से बायबैक कर रहे हो उतने का बेटा यहाँ पे तुमको कम करके क्या करने का है, CRR क्रिएट करने का है। तो ये कम हो गया 2.5 लाख हो जाएगा, और उसके बदले एक नया रिजर्व आएगा दैट इज CRR, और वो है 50,000 रुपये का। क्या ये तुमको समझ में आया। तो 50,000 का फ्री रिजर्व कम होगा, उसके बदले कौन सा रिजर्व आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व आएगा 50,000 रुपये का। अब बताओ, अब तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है, 2.5 लाख। क्या प्रॉफिट कम हुआ, यस सर। अब तुम बोल सकते हो कि तुमने बायबैक कहाँ से किया, फ्री रिजर्व से किया, इससे पहले में ऐसा नहीं था, बराबर है। इस तरह से ये एंट्री आपको पास करनी पड़ती है CRR क्रिएट करने की। अच्छा CRR जो रिजर्व बना है वो किस काम आता है, सर वो एक ही काम आता है, ओनली वन यूज, दैट इज
बोनस शेयर, बस बोनस शेयर इश्यू करने में काम आता है। मतलब इनडायरेक्टली जब मैं बोनस शेयर इश्यू करूंगा तो मैं क्या इश्यू करने वाला हूँ, इक्विटी शेयर। तो मैं इक्विटी आज नहीं तो आज से 2-3 साल के बाद मैं क्या करूंगा, जब इक्विटी शेयर इशू करूंगा बोनस अपना सीआरआर से, तो इक्विटी शेयर इशू होने वाला है। तो इक्विटी शेयर के बदले अब इक्विटी शेयर के बदले इक्विटी शेयर ही इशू होगा, बस आज नहीं कुछ टाइम के बाद में होगा। तो एट द एंड में फाइनल इफेक्ट क्या हो रहा है, शेयर के बदले शेयर ही इशू हो रहा है। तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बस प्रीलिज्म में आपका प्रॉफिट अभी ब्लॉक हो जाएगा और कुछ नहीं होता है। तो बस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सीआरआर का क्रिएशन का एंट्री भी पास करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट ब्लॉक कैसे होगा। तो ये सीआरआर का जो वैल्यू है ना बेटा, ये किससे होता है, हमेशा फेस वैल्यू से। किससे होगा, फेस वैल्यू से होता है। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर माइनस भी क्या किया है, फेस वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या आपका सीआरआर क्रिएट होगा, फेस वैल्यू का, जितना प्रॉफिट ब्लॉक किया उतना। चलो इतना हो गया, आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब बताओ, अभी भी तुम्हारे सामने एक प्रीमियम का एक्सपेंस पड़ा है, ये वाला प्रीमियम पड़ा है, इसको कहाँ पे डालूंगे सर, ये जो है ना ये एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा होता है, उसका यूज इसमें कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो दूसरे रिजर्व आ जाएंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। बट पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ही करना, क्योंकि उसका लिमिटेड यूज है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ ही यूज है, और उसमें से एक है बायबैक ऑफ शेयर्स, तो उसमें आप कर सकते हो। तो 2 प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा मान ले अगर मैंने इसको प्रीमियम पे किया और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कम होगा। पर मान ले जैसे इस समय सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो क्या कम होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा। तो अगर मान ले मैं 50,000 का जो बायबैक कर रहा हूँ, वो 50 जगह प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मतलब टोटल 1 लाख माइनस हो रहा है। तो मेरा कैश में से तो 1 लाख जाएगा, ये कैश में से 1 लाख चला गया। बट कैपिटल तो 50 का ही था ना, तो कैपिटल में से 50 ही गया। तो ये 50 जो प्रीमियम है, ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा। बट सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो ये पीएनएल में से डालता हूँ। तो बेटा ये पीएनएल देखो कम हो गया, और पीएनएल मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। 50 इसका सीआरआर का, और 50 तेरा हो जाएगा इसका। तो अब देखो टोटल चेक करो कितना होता है। ये कैपिटल जो है ये कम हो गया, नया कैपिटल में लिख रहा हूँ, कितना हो चुका है, 50 हो चुका है। तो दिस कैपिटल बिकम 50,000, क्योंकि 50 का रिडम्पशन हो गया, अपना बायबैक हो गया। 1 लाख का ये, 2 का ये, तो 2 1 3 3.5 4 और 5 और 6 लाख का ये होता है टोटल। इधर भी देख लो, 5 और 8, 8 में से 1 गया, 7 हो गया, ठीक है। चलो इधर भी 7 होगा, टोटलिंग चेक करो वापस। हाँ यहाँ पे देखो 50,000 ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 और 2 कितना होता है बेटा, 1.5 और 2 3.5, 3.5 और 1 4, और सीआर का 4.5 हो गया, और ये तुम्हारा आ गया 2 लाख का और 1 लाख का, ठीक है। तो इस तरह से देखो टोटल तुम्हारा इधर भी कितना आ गया, 7 लाख आ चुका है। क्योंकि सीआरआर और ये 50 लगा, तो इसको भी काउंट करने का है। तो अपने सामने इस तरह से 7 लाख हो गया। तो 2 + 1 3, और ये 4 और 5 और 6 और 7, इस तरह से 7 लाख का हो गया है, राइट। क्या ये तुमको समझ में आया। तो इस तरह से एंट्री के थ्रू तुमको करना पड़ेगा। तो ये देखो ओवरऑल इफेक्ट देखो क्या हो गया। अगर तुम इन सब का मिक्स करोगे ना, तो ओवरऑल फाइनल इफेक्ट क्या है। अगर इस एंट्री का सबका फाइनल इफेक्ट देखना है, तो बेटा इक्विटी शेयर बायबैक तो हट गया, बराबर है, यस सर। 50,000 का तुम्हारा ये था, 50,000 का ये था, और 1 लाख का ये था, टोटल पेमेंट था। 1 लाख का पेमेंट था, और आपने 1 लाख का पेमेंट कर भी लिया। तो ये इक्विटी शेयर बायबैक तो एट द एंड फाइनल इफेक्ट कट ही रहा है। फ्री रिजर्व जो तुम्हारा था, यानी पीएनएल अकाउंट तुम्हारे सामने था यहाँ पे, तो मैं इसको पीएनएल अकाउंट लिख देता हूँ। तो पीएनएल अकाउंट तुम्हारे पास काफ़ी कुछ था, तो वो कम हो गया। कितना कम होगा, सीआरआर बनेगा हमेशा फेस वैल्यू का, तो ये फेस वैल्यू से कम हो गया। और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं आपके पास, सिर्फ पीएनएल अकाउंट था, तो पीएनएल अकाउंट भी यहाँ पे आ गया। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। अब मुझे बताओ प्रीमियम डेबिट हुआ था, प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, क्या प्रीमियम हट गया, ये सब प्रीमियम हट गया। तो ये प्रीमियम पहले और ये प्रीमियम डेबिट हो गया, बराबर है। अब मुझे बताओ ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से डेबिट होगा। बैंक क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, तो बैंक 1 लाख से क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया। पीएनएल डेबिट हो रहा है 50 इधर और 50 इधर, तो 1 लाख का पीएनएल चला गया, तो 2 लाख बच गया था। और सीआरआर कितना आ गया, 50,000। क्या ये आपको समझ में आया। इस तरह से होता है बाय बैक फ्रॉम फ्री रिजर्व। अगर इसी चीज में मैं आपसे पूछूं कि मान लो फ्रेश इशू किया होता तो क्या होता,
अगर मैंने फ्रेश इशू किया होता तो क्या होता, तो आपको एंट्री समझनी पड़ेगी फ्रेश इशू में क्या होती है, ठीक है। तो चलो फिर अपना एंट्री समझते हैं फ्रेश इशू में क्या होगी। बेटा जब फ्रेश इशू किया होता है ना, तब आपको एंट्री पास करनी पड़ती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉर्मल शेयर इशू करने की। बस इतनी एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गई। अगर तुम फ्री डिजिटल का यूज़ नहीं कर रहे हो तो कभी भी CRR नहीं बनेगा। इसका मतलब CRR तभी बनता है जब फ्री डिजिटल का यूज़ करते हो, अदरवाइज तुम्हारी एंट्री नंबर 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी अगर प्रीमियम पे है तो, बाकी कुछ नहीं। और क्या मैं जो फ्रेश इशू कर रहा हूँ वो प्रीमियम पे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, राइट। इस तरह से ये तुम्हारी जनरल एंट्रीज होती है। बोलो क्या यहाँ तक तुमको कुछ भी डाउट है? आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे एंट्री होती है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे बायबैक के 2 वे होते हैं, प्री रिजर्व फ्रेश इशू, ठीक है। बायबैक को सबसे पहले ड्यू करने का है, ड्यू करने का सिंपल वे है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, और पेमेंट उसी टाइम पे कर लो इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। अगर सपोज करो फ्रेश इशू से किया है तो एक और एंट्री बीच में करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो। नहीं किया है कोई बात नहीं, अपने पास फ्री रिजर्व पड़ा है उसका यूज किया है तो क्या होगा, जो भी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट है टू क्या जगह CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फुल फॉर्म लिखना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद तुम्हारा क्या बचता है, सब प्रीमियम बचेगा, उस प्रीमियम को हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारे बैलेंस शीट में है तो पहले उससे हटाओ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। बट मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर अपन फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक होगा। डन। इस तरह से अपने को पूरी एंट्री पास करनी है। आई थिंक एंट्री आपको समझ गई होगी, राइट। चलिए अब अपने को क्या करने का, अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने का है, तो सीधे अभी अपन चलेंगे इलस्ट्रेशन 1 की तरफ, ठीक है। चलिए फिर इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। M Limited furnished the following balance sheet as at 31st March 2011। तो ये एक M कंपनी है M Limited, उसका बैलेंस शीट दे रखा है। What we have equity and liability, shareholder fund, share capital, reserve and surplus, non-current liabilities that is long term borrowing, current liabilities में trade payable, asset में non current asset में property plant and equipment, non current investment at cost, current asset में inventory, trade receivable and cash in cash equivalents। नोट्स अकाउंट में देखिए शेयर कैपिटल में ऑथराइज इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा है 3 लाख इक्विटी शेयर और विच 10 इज फुल्ली पेड अप 3000। बेटा ये क्या है, ये कंपनी का शेयर कैपिटल है। क्या है ये, कंपनी का शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 3000 दे रखा है, वो भी थाउजेंड्स में है, ठीक है। तो ये टोटल कितना होता है बेटा 30 लैक्स, कितना होता है 30 लैक्स। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर 2000 के। रिजर्व एंड सरप्लस में यू हैव कैपिटल रिजर्व दैट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, revenue reserve, yes, this is your free reserve, security premium, yes sir, free reserve, and profit and loss, yes, free reserve। security premium is also free reserve for the purpose of buyback if you remember। आगे देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर 400, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट कॉस्ट 3000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 250, नेट कैरिंग वैल्यू 2750। नाउ व्हाट वी हैव, the company passed a resolution to buy back 20% of its equity capital। so company passed a resolution to buy back of equity share, ठीक है, कितने 20%, how much 20%। so we have capital of 6000, right, 6000 सॉरी 3000 का कैपिटल अपने पास, देन इसका 20%, यानी कि हम बात कर रहे हैं 600 की, 600 की बात कर रहे हैं। अगर थाउजेंड में बोलूंगा तो 600 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारा चीज 1000 में दे रखा है तो आप भी 1000 में लिखो, 600 की हम बात कर रहे हैं। प्रीमियम पे कर रहे हैं बेटा एट ₹15। एक शेयर का फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, फेस वैल्यू इज 10, तो ये 5 रुपीज़ क्या होगा, दिस इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये बताओ 10 का फेस वैल्यू पे 5 का सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 50% प्रीमियम, तो 600 पे कितना होगा 300 रुपया, बराबर है 300 क्या होगा प्रीमियम होगा। कैसे आया, क्या तुमको पता चला, यस सर। आगे देखिए, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख। ये बायबैक करने के लिए अपने पास पैसे नहीं थे तो अपन ने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया 25 लाख में। पहले ये बताओ बायबैक कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या इन्वेस्टमेंट सेल करने पे बायबैक हुआ है? नहीं, ऐसा मत सोचना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों, मैंने आपको बताया था जो बायबैक होता है ना वो सिर्फ 2 वे से ही होता है। अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको किस चीज़ के बारे में लेना है, आपको फ्री रिजर्व से करना है। और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री रिजर्व अपने पास पड़े है तो यहाँ पे किससे किया होगा, फ्री रिजर्व से किया होगा। इन्वेस्टमेंट सेल करना इज जस्ट लिक्विड पैसा लाना है, तो
आपके पास असेट में इन्वेस्टमेंट था, उसको बेच के लिक्विड लेके आ गए पैसा, तो उससे कोई बायबैक नहीं होता है, ठीक है, वो तो सिर्फ पेमेंट करने का एक वे है। तो अब अपने को बायबैक करने के लिए बायबैक को ड्यू करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा नहीं होगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास करो। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आती है बुक वैल्यू, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट और लॉस हुआ तो डेबिट, तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या ये एंट्री आपको समझ में आई? कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा है सर? 30 लाख का 25 लाख में, तो पैसा 25 लाख ही मिला है, बट इन्वेस्टमेंट 30 लाख का गया है, तो 5 लाख का ये आ गया। दैट इज योर फर्स्ट एंट्री, ठीक है, सिंपल थी, इजी थी। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5, अंडरस्टूड। तो नरेशन में नहीं लिखा रहा हूँ बिकॉज बेटा आई होप आप नरेशन लिख सकते हो, तब में लिखना है, क्या लिखते हो डजेंट मैटर, बस लिख देना। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे बायबैक को ड्यू करना पड़ेगा। सो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कम करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम पे कर रहे सो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट वो भी डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या आएगा? 2 में आएगा अपना इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट, क्या आएगा? 2 इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। 600 का था, 20% आपने किया था, 300 यानी 50% ये था, 900 टोटल हो गया। सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3000 का 20% करो, ठीक है। अब जो 600 आया है, ठीक है, इसका 50%। सर 50% कैसे आया? तो मैंने बोला छोड़ ये सब जाने दे, तू नॉर्मल समझ। तेरे पास जो कैपिटल था वो 3 कितना था देख ले, 3 लाख का कैपिटल था, बराबर है, ये देख 3 लाख का कैपिटल है, एक का वैल्यू 10 रुपये, 3 लाख का कैपिटल है तेरे पास, तू कितना बायबैक कर रहा है? 20%, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख है। आप बायबैक जो कर रहे हो वो कर रहे हो कितना, बताओ कितना कर रहे हो बायबैक बेटा? अपन कर रहे हैं 20%, इंटू एक का फेस वैल्यू 10 रुपये, तो ये 1000 में करेगी तो कितना आएगा? 600 आएगा। इधर देखो, इंटू 20%, सॉरी 3 लाख इंटू 20%, और ये क्या आएगा? प्रीमियम आएगा 5 रुपये, ठीक है। तो आपको टोटल कितना पे करना है? 15 रुपये पे करना है, तो 3 लाख का 20% इंटू ₹50, बस इस तरह से तुमको करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोर्ड क्या तेरे को समझ में आया क्या किया मैंने? राइट, दैट इज योर नंबर 2। अब इसके बाद आगे चलो, अब बेटा पेमेंट साथ में ही कर ले, पैसे तो आ गए अपने पास, यस कर लो। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करोगे? पूरा 900। कितना पेमेंट करोगे? पूरा का पूरा 900 रुपया, राइट। इसके बाद ऑब्वियसली आपने बायबैक किया है, तो कहाँ से किया? फ्री रिजर्व से किया है। तो अपने को जो फ्री रिजर्व का CRR बनेगा ना बेटा, वो हमेशा बनता है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे देखो कैपिटल में 600, तो CRR भी तुम्हारा 600 का ही बनेगा। तो टू CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना आएगा? 600 ही आएगा। बट अब अपने पास तो सर बहुत सारे रिजर्व है सर, वी हैव रेवेन्यू रिजर्व, वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, वी हैव P&L अकाउंट, सर किसको ले? ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले यूज करो बिकॉज उसका लिमिटेड यूज होता है, तो पहले अपने को लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि इसी बायबैक आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। सो अपन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बट अपने पास सर प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 300 का प्रीमियम था, तो कितना बच जाएगा? 200 तुम्हारा बच जाएगा। कितना बचेगा? 200 तुम्हारा बच जाएगा। यस, तो अरे 200 का तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम बच जाएगा। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बचाया बेटा? देख अपने को यहाँ पे प्रीमियम भी करना ना एडजस्ट, तो 300 का था बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम 500 ही से, तो 300 तो सामने चला जाएगा इसको राइट ऑफ करने में, पीछे बचेगा 200, तो 200 ले लिया। उसके बाद तुम ले सकते हो रेवेन्यू रिजर्व, कौन सा ले सकते हो? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बचा हुआ? 400, ओके।
अगर आप चाहो तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं दे रखा, ये तो नॉर्मल सेंस में मैं बताया कि इस तरह से होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आईसीआई ने कुछ और किया है। आईसीआई बोलते एक काम करो, ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम को इधर उधर मत करो, आप सीधा एक काम करो, पूरा रेवेन्यू रिजर्व ले लो। तो आईसीआई ने यहाँ पे पूरा रेवेन्यू रिजर्व ले लिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन भी क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व ले लेंगे। बट अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेते हो जैसा मैंने पहले किया था, तो भी रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग नहीं बोल सकते उसको, पर जहां तक हो सके आईसीआई की मेथड को ही फॉलो करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां तक हो सके ना, जहां तक, वहां तक आईसीआई की मेथड को फॉलो करो। तो यहाँ पे अपन भी आईसीआई की मेथड फॉलो करेंगे, और हम भी रेवेन्यू रिजर्व को ही कंसीडर करेंगे। तो 600 का रेवेन्यू रिजर्व आ गया। और प्रीमियम के लिए तो ईजी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास काफ़ी पड़ा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट 300। बस खत्म हो गया। ये 5 एंट्री थी जो आपको पास करनी थी। आई थिंक यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा। अब सर वो सीआरआर वाला पॉइंट जरा वापस बता दो। तो देखो बेटा, सीआरआर में नॉर्मली क्या रूल क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, जो कंपनी के पास होता है, उसके लिमिटेड यूज होते हैं। और उसमें एक तो होता है प्रीमियम सेटअप करना जो बायबैक पे करते हो, और दूसरा होता है कि बायबैक में यूज कर सकते हो। तो ये बता, अगर तेरे पास कुछ कपड़े पड़े, ठीक है, शादी के कपड़े हैं और एक नॉर्मल कपड़े हैं, और अगर आज शादी है तो कौन से कपड़े पहनेंगी, शादी वाले ना, सिंपल रूल है। बस ऐसा ही है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ लिमिटेड यूज़ है और आज वो टाइम मिला है, तो उसको पहले यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले अपन सिक्योरिटी प्रीमियम कर लेंगे, कितना जितना हो सकता है उतना, और बाद में बचा हुआ रेवेन्यू रिजर्व तो है ही है। बट आईसीआई बोलते हैं ऐसा दो दो अलग मत करो, आप सीधा रेवेन्यू रिजर्व में डाल दो। तो अपने को रेवेन्यू रिजर्व को यूज़ करना है। रेवेन्यू रिजर्व कम कम पड़ता तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेते, ठीक है। चलो, ये एंट्री है, कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। ये वीडियो को पॉज करो, फटाफट कॉपी करो। ये 1 2 3, ये 4 और 5 डन। ये आईसीआई की एंट्री देख लेते हैं, रेफर कर लेते हैं। चलो फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो हमने भी की है। ये नरेशन आ गया तुम्हारा। इक्वल शेयर कैपिटल, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, हमने लिखा प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इक्वल शेयर बायबैक, इक्वल शेयर बायबैक टू बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम, ये एंट्री इन्होंने की है, हमने भी यही की है। और रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, मैंने यहाँ पे दूसरा वे भी बताया था, मन करे तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं बोलता हूँ जहाँ तक हो सके आईसीआई का वे फॉलो करो। तो अपन क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बट मुझे आपको जो रियल चीज़ें होती है वो दिखाना जरूरी था, इसके लिए मैंने पहले वो एंट्री पास की और अब ये पास की, बराबर है। क्या यहाँ पे बैलेंस शीट पूछा है, आंसर इज नो। बस ये इतनी एंट्री पूछी है, 5 एंट्री होगी, तुमको 8 मार्क मिल जाएगा। अंडरस्टूड। तो ईजी था, आई थिंक यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। Anu Limited, a non-listed company, furnish you the following balance sheet as on 31st March 2011। तो यहाँ पे एक अनु लिमिटेड कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 100 का है। अब इसमें क्या है ये नोट दिखना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 300 का। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 40, टोटल हो गया 440। असेट में नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट्स टू अकाउंट में आपके पास है शेयर कैपिटल में ऑथराइज इश्यूड और सब्सक्राइब कैपिटल 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज़ वाले, फुल्ली पेड अप है 75 के। इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, फुल्ली पेड अप है 25 के, 100 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में यू हैव कैपिटल रिजर्व, दिस इज अगेन नॉट अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम, यस बायबैक के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर जो प्रीमियम होगा उसको सामने सेटअप कर सकते हो। रेवेन्यू रिजर्व, यस दिस इज अ फ्री रिजर्व जो अपने काम आ सकता है। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट आपको दे रखा है, प्रोविजन के नेट करेंगे वैल्यू, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये है, इसका मार्केट वैल्यू ये है, सब दे रखा है। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2007। बेटा कंपनी ने पहले क्या रिडम्पशन किया है, प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन किया है। तो इसके लिए अगर आपने सीए इंटर ग्रुप 1 के मेरे लेक्चर दे रखे हैं, आपको पता होगा कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं ले रखे, जो ग्रुप 2 देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन होता है ना, वो सेम लाइक इक्विटी शेयर ही हो, जो अभी तक अपन ने पढ़ा वैसा ही है। बस वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व, उसको फ्री रिजर्व काउंट नहीं करते, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा है वैसे ही होगा, वहाँ पे भी सीआर क्रिएट करना पड़ता है फेस वैल्यू से, यहाँ पे भी सीआर क्रिएट होगा। इसके बाद इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एट ₹50 पर शेयर। इसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ पे बायबैक भी किया, और जो बायबैक किया है वो किया है 50 लाख इक्विटी शेयर का, 10 रुपये वाले 50 में, मतलब 40 रुपया प्रीमियम है यहाँ पे।
द पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस। तो बेटा पेमेंट बैंक बैलेंस से हुआ है विच अपीयर एज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट, तो वो करंट एसेट में दिख रहा है, आगे कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब तुम बताओ बायबैक किससे हो रहा है, क्या बैंक बैलेंस से बायबैक हो रहा है? आंसर इज नो। यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो बायबैक हो रहा है फ्री रिजर्व से। कहाँ से हो रहा है? फ्री रिजर्व से। आपको पूछा है पहले जनरल एंट्री करो और फिर बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बात की बात है, पहले जनरल एंट्री पास करते हैं। चलो तो जनरल एंट्री में देखो कैसे होगा। सबसे पहले आपको जनरल एंट्री पास करना है अगर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को वही हुआ है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करूंगा, राइट। नरेशन में नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हो, मैं ये मानता हूँ। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे तुम्हारे पास, तो जो नाम है वही लिखना, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम पे कर रहे हो? आंसर इज नो सर, प्रीमियम पे तो नहीं कर रहे। 75 रुपीज़ का है तो 75 का कर लो, ये हो गया। टू यहाँ पे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या लिखते हैं उसमें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं है, आप सीधा प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख दो 75। अंडरस्टूड। अब ये बताइए कि आप प्रेफरेंस शेयर एडमिशन करें तो वहाँ पे भी सेम वे होता है, सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। तो अपने को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। पता तेरे पास क्या है सर? रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, इनफ है, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में शॉर्ट में लिख रहा हूँ CRR। तो यहाँ पे देखो 75 का ये हो जाएगा। और अब पेमेंट कर लो, प्रीमियम तो है नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75। इस तरह से ये 3 एंट्री टोटल होती है तुम्हारी। बोलिए क्या ये आपको तीनों एंट्री समझ में आई? आई थिंक इसमें कुछ भी टफ था नहीं, सब तुमको आता है, सेम बायबैक जैसा ही है, कुछ इसमें है नहीं अलग से। अब बायबैक को ड्यू करना है, तो बायबैक को ड्यू करना मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद प्रीमियम पे कर रहे हो क्या बायबैक? ये सब 40 रुपये प्रीमियम था, तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आएगा? इक्विटी बायबैक अकाउंट। ओके, कितना था बेटा देख ले, तेरे पास जो शेयर्स है ना वो है 25 के, बस 10 रुपये का फेस वैल्यू है, राइट। तो 10 रुपीज़ का क्या तेरे पास फेस वैल्यू है, ठीक है, इन करोड़ से। तो टोटल 25 करोड़ का अमाउंट है, इसका मतलब शेयर कितने होंगे? 2 करोड़ 50 लैक्स ये शेयर्स होंगे। कैसे आया? डिवाइड बाय 10 कर लिया तो 2 करोड़ 50 लैक्स के शेयर्स आ गए। आपने 50 लैक्स इक्विटी शेयर रिडम्पशन किया, 50 लैक्स बेटा, तो 50 लैक्स आपके हुए। ये सारा अमाउंट करोड़ में है, तो इसको भी करोड़ में करने का तो कैसे करोगे सर? 50 लैक्स आए इंटू 10 कर लो, तो 50 लैक्स इंटू 10 किया, कितना गया? 500 लाख। 500 लाख, बट हम करोड़ में लिख रहे हैं तो अपन कितना लिखेंगे? 5 करोड़। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 5 करोड़। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये 50 लैक्स है, 50 लैक्स मल्टीप्लाई विथ 10 दैट इज 5 करोड़, और सारा अमाउंट करोड़ में है। तो ये सारा अमाउंट जो है रुपीज इन करोड़ है, ठीक है, ये सारा रुपीज किसमें है? करोड़ में है। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो एग्जाम में शायद हो सकती है आपसे, तो ये ध्यान देना। उसके बाद 50 इंटू बेटा 40, बिकॉज प्रीमियम 40 था, तो कितना आता है? 200 लाख यानी 20 करोड़। कितना आ गया? 20 करोड़। बोलो क्या समझ में आया? सॉरी 2000 लैक्स आ गया, तो कितना आ गया? 20 करोड़ आ गया। तो टोटल पेमेंट 25 करोड़ का तुमको पेमेंट करना है। डन, यहाँ तक आई थिंक किसी को इश्यू नहीं होगा। सर ये करोड़ में थोड़ा हमको तकलीफ हो रहा है सर, करोड़ वाला जिनको समझ में आ गया उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, बट जिनको समझ में नहीं आया तुम एक काम करो, तुम क्या करो, कैलसी पे दबाओ। कितने शेयर से बेटा तेरे पास? 50 लाख, तो ऐसे कैलसी पे 50 लाख लिख, इनटू 1 का 40 है, तो ये आ गया, ये अमाउंट आ गया, इतने बड़े जीरो आ गए। अब तुमको करोड़ में चाहिए ना ये अमाउंट, तो अगर कोई भी अमाउंट चाहिए तुमको, ये 1000 में चाहिए, लैक्स में चाहिए, करोड़ में चाहिए, तो जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय, अगर करोड़ में चाहिए तो डिवाइड बाय 1 करोड़, अगर 1000 में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000, लैक्स में चाहिए तो डिवाइड बाय लैक्स, तो ये करोड़ में चाहिए तो डिवाइड बाय करोड़ कर लो। तो दिस इज योर करोड़। तो आ गया कितना? आ गया 20 आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया?
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो ये तुम्हारा हो गया एंट्री। अब फिफ्थ वाला एंट्री होगा, इसको पेमेंट कर लो साथ का साथ में। तो इक्विटी बायबैक अकाउंट डेबिट कितना है 25 टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट से दिख तो नहीं रहता, तो आपको पता है करंट असेट आपके पास था, उसने बोला था करंट असेट में बैंक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो करंट असेट। ठीक है चलो कितना आ गया 25। क्या बैलेंस शीट बनाने में गड़बड़ नहीं होगी, तो यहाँ पे भी तुम चाहते हो वर्ड यूज कर सकते थे करंट असेट, कि बैंक बैलेंस कहाँ पे दिख रहा है, करंट असेट में दिख रहा है, और करंट असेट का डिटेल नहीं दे रखा है इसके लिए। ठीक है चलो, अब तुमको पता है बायबैक किससे हुआ है, फ्रेश इशू या फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व से हुआ है, बिकॉज फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तुम्हारे पास कौन सा रिजर्व पड़ा है सर, रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, तो डेबिट कर लो ना उसको। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना होगा बेटा, जो तेरा फेस वैल्यू था वो वाला, सो फेस वैल्यू जो आपका है वो है 5, 20 25 नहीं है 5 ही है, तो 5 का बन जाएगा 2CRR, तो ये 5 करोड़ CRR बन गया। प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने चला जाएगा, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट था, हटाने के लिए क्रेडिट करूंगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारे सामने था उसको हटा दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ठीक है कितना था वो तुम्हारा 20 करोड़ का, तो 20 करोड़ का ये आ गया। यू हैव इनफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कोई टेंशन नहीं है, और इस तरह से ये तुम्हारी सारी एंट्रीज हो गई। बोलो क्या ये आपको पूरा समझ में आया, क्या किया अपन ने, पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस किया, फिर बायबैक किया, हो गया बस। तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, एंट्री नंबर 1 2 3 4 कॉपी कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज करो कॉपी करो, राइट डन हो गया। अब 4 के बाद यहाँ पे 5th 6th और 7th कॉपी कर लो। ठीक है 4th नहीं हो तो वापस कर सकते हो, 4th 5th 6th 7th डन। इस तरह से तुम्हारी क्या बन गया, एंट्री हो गई जनरल एंट्री, तो इसका एक पार्ट खत्म हो चुका है जनरल एंट्री। तो सपोज करो 10 मार्क के लिए आए तो 5 मार्क का जनरल एंट्री और 5 मार्क का बैलेंस शीट। तो अभी आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों को तो बैलेंस शीट बनाना आता है, बट कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वीडियो लेक्चर के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो दे रहा हूँ, जो जिसमें पूरा बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से बैलेंस शीट में क्या चीज़ आती है, वो दिखाया गया है। तो अभी क्या करो, आप इस वीडियो को इधर ही छोड़ दो, ठीक है, और टाइम देख लो, उस टाइम पे छोड़ दो, और अब जाके वो बैलेंस शीट का वीडियो देखो। जैसे तुम बैलेंस शीट का पूरा वीडियो देखोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट इस तरह से बनती है। ठीक है अब वापस आ जाओ, चलो जाओ पहले वो वीडियो देखो, अगर तुमको आती है बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट पता है तो कोई इशू नहीं है। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है, मैंने हर लेक्चर में तुमको बताया है कि बैलेंस शीट बनाने का एक सिंपल सा वे है, जो पुरानी बैलेंस शीट है और जो अभी आपने एंट्री पास की है, दोनों के अमाउंट को मर्ज कर लो, सिंपल। और ये ध्यान रखना कि जो लायबिलिटी होती है ना, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो असेट होती है उनका डेबिट बैलेंस होता है। अगर तुमने एंट्री में किसी भी जो लायबिलिटी का अकाउंट था उसको क्रेडिट किया है, तो बेटा क्रेडिट को क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, और क्रेडिट को अगर डेबिट किया है तो बेटा माइनस किया है, ये ध्यान रखना। और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, अगर तुमने एंट्री में फिर उसको डेबिट किया मतलब प्लस किया, और क्रेडिट किया मतलब माइनस किया। इस तरह से अपना इफेक्ट दोगे तो ऑटोमेटिक तुमको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से तुम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ शेयर कैपिटल, तो मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी है ये बताओ। तो पहले देखो 75 का शेयर कैपिटल है मेरे पास, 75 का मैंने इस एंट्री में देखो डेबिट किया 75, मतलब क्रेडिट 75 डेबिट 75, जीरो बच गया, ये डेबिट होते मेरा बैलेंस जीरो हो गया। इसके बाद वापस देखो क्या कहीं पे शेयर कैपिटल दिख रहा है, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं सर नहीं दिख रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिकम जीरो, तो मेरा ये अब कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है करंट में। ठीक है उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 25 था, एंट्री नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4th में है। 4th में 25 में से 5 गया, कितना बच गया 20 बच गया। उसके बाद कैपिटल कहीं पे भी नहीं आया, तो 20 का इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास, ये वाला। अब मुझे सोच के बताओ टोटल मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 20, टोटल शेयर कैपिटल कितना है 20, प्रेफरेंस शेयर 0 है, इक्विटी शेयर 20 है, टोटल हो गया। तो जो मेरा आउटर कॉलम होगा शेयर कैपिटल, उसमें कितना आएगा सर 20 आएगा। तो जब मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, जैसा कि ये फॉर्मेट क्वेश्चन में भी दे रखा है, वैसे फॉर्मेट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, नोट नंबर 1 20 आएगा, ये आ गया 20। क्या इजी था, यस इजी था।
तो ऐसे आप दिखाओगे शेयर कैपिटल और उसमें क्या दिखाओगे नोट नंबर 1 और उसमें क्या दिखाओगे 20। अब इसी का नोट भी तुमको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेज पे पूरी बैलेंस शीट बनती है, सेकंड पेज पे नोट बनेंगे। नोट नंबर 1 बनेगा शेयर कैपिटल, उसमें दिखाऊंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो दिखा दोगे। अगर अमाउंट नहीं दे रखा है तो पूरा एक ही कॉलम में लिखो ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब और पेड अप, और उसमें दिखाओ इतने शेयर थे, इसमें से इतने इतने ये हो गए। पर यहाँ पर आपको एडिशन चीज दिखानी पड़ेगी कि जो भी शेयर बायबैक हुए वो दिखा दो कि आउट ऑफ दिया वो इतने शेयर क्या हुए तुम्हारे बायबैक हुए हैं, तो आप चाहो तो वो एक्स्ट्रा में दिखा सकते हो। अंडरस्टूड। तो आप बायबैक का दिखाना नीचे दिखा दो वर्किंग नोट में इतने शेयर बायबैक हुए, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे नहीं दिखाया है आईसीआई ने, जो है वो आप सीधा लिख दो 200 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, ये 20 आ गया, बस खत्म। ये नोट नंबर 1 हो गया तुम्हारा। नाउ द नोट नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग नोट, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। ये बता पहले तेरे पास क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस था, क्वेश्चन पे जा। क्वेश्चन पे गया, नोट ओपन किया, कैपिटल रिजर्व। क्या कैपिटल रिजर्व को छेड़ा है? नहीं सर, तो एज इट इज 15 का 15 आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व यू का यू कितना आ जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा। बट सिक्योरिटी प्रीमियम चेक कर, क्या एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आया? यस सर आया है। अगर क्रेडिट हुआ तो प्लस करना, डेबिट हुआ तो माइनस करना। 25 में एंट्री चेक कर, पहली में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है, सेवंथ में है। क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, मतलब माइनस हुआ है। तो बता 25 में से 20 चला गया तो कितना बचा? 5। अब रेवेन्यू रिजर्व देख 260 था, 260 था, तूने क्या किया, पेंट्री नंबर 1 में नहीं है, 2 में 75 आया, तो 260 में से 75 माइनस हो गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -75 तुम्हारा हुआ। और फिर वापस यहाँ पे एक और माइनस हुआ, डेबिट हुआ है तो माइनस हुआ, तो 5 का और माइनस हो गया, तो 75 का भी माइनस हुआ और 5 का और हुआ है, इसका मतलब टोटल माइनस हुआ है 80 का। तो इसमें से 260 में से मैं 80 माइनस कर लेता हूँ, तो बताओ कितना आ गया। तो 260 में से माइनस करो 80, तो आ गया तुम्हारा 180। तो तेरा जो रेवेन्यू रिजर्व अब वो कितना दिखेगा? 180 दिखेगा। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर, ये हमको समझ में आ गया। इसके अलावा क्या कोई रिजर्व और आया है क्या? यस सर, एक रिजर्व आया है जिसका नाम है CRR। क्या नाम है? CRR। पहले कुछ भी नहीं था बट अभी अपने पास आ गया। कितना आ गया है? 75 इधर और 5 उधर, 80। तो ये CRR कभी मत भूलना, जब भी बायबैक या रिडम्पशन और प्रेफरेंस कर रहे हो तो बैलेंस शीट में आते टाइम में ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है CRR की। तो ये 80 का CRR लिखना है। जैसे ही लिख लिया तुम्हारा काम हो गया। टोटल मानो कितनी बैलेंस हुई? 15 + 5 + 180 + 80 प्लस, सॉरी 80 नहीं है, इतना था तुम्हारा CRR, देख लो। हाँ 80 ही है, चलो। तो यहाँ पे कितना है? 15 + 5 + 180 + 80। तो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल जो बैलेंस शीट के फेस ऑफ द बैलेंस शीट में कितना आएगा? 280 आएगा। तो देखिए क्या 280 दिख रहा है क्या अपने को फेस ऑफ द बैलेंस शीट में? यस सर, हियर नोट नंबर 2 280 आ गया ना। कैसे प्रेजेंट करना वो दिखा देता हूँ मैं तुमको नोट में। यहाँ पे जो जो आपने प्लस माइनस किया है उसका आप लिखते जाइए किस चीज का प्लस माइनस किया है। तो कैपिटल रिजर्व एज इट इज है, CRR आपका नया आ गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपने यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो देखो माइनस किया, ऐसा लिखा यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो ऐसा आप भी लिख दो। रेवेन्यू रिजर्व है, आपने ट्रांसफर किया CRR में, तो लिख दो ट्रांसफर टू CRR, दोनों को ऐड करके किया है, चलेगा। आप अलग लिखो ट्रांसफर टू CRR फॉर प्रेफरेंस शेयर, ट्रांसफर टू CRR फॉर बायबैक, चाहो तो ऐसा लिखो। नोट्स बनाने में कोई पाबंदी नहीं है, जैसा आपकी मन करे वैसा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फेस बराबर लिखना है। तो ये आ गया टोटल, और इस तरह से तुम्हारा सीधा का सीधा टोटल आ गया है। गाइज क्या ये तुमको समझ में आया? इसके बाद जो तुम्हारा ट्रेड पेबल था वो तो चेंज हुआ ही नहीं, तो यू कैन यू एज इट इज ट्रेड पेबल जो है वो आ जाएगा तुम्हारा, ये ट्रेड पेबल एज इट इज बैलेंस शीट में आ गया 40, और इस तरह से तुम्हारा टोटल जो है वो टैली हो गया, कितना आ गया? 340 का आ गया टोटल। अब असेट में बात है, असेट में आपका प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट सेम का सेम है, कुछ उसमें नहीं है, पहले 0 था अभी भी 0 है। बट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें क्या कुछ क्वेश्चन में बोला था? नहीं सर कुछ नहीं बोला, तो जो था वो का वो है, इन्वेस्टमेंट भी 100 का 100 रहेगा। तो जिसमें कोई एंट्री पास नहीं किया वो एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल भी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बट यहाँ पे सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा क्योंकि करंट एसेट था। तो यहाँ पे देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आएगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 200 का। तो बेटा 200 में से आपने कितना पेमेंट किया वो देखिए, मैंने करंट अकाउंट भी लिखा है, करंट एसेट भी लिखा है। 200 में से 75 का पेमेंट किया है, और नीचे पेमेंट किया है यहाँ पे देखो 25 का, 75 + 25 100 का पेमेंट हो गया, तो उसमें से 100 माइनस कर लो, तो 200 में से 100 माइनस हुआ, 100 बच गया, ये 100 आ गया, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा 340 340। तो आई होप आप बैलेंस शीट आराम से बना सकते हो, राइट, ठीक है। तो गाइज अपने को फोकस उस चीज़ पे करना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट भी इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस शीट में ऑलरेडी चैप्टर करा चुका हूँ आपको,
तो बार बार करने से मतलब नहीं है। और मैंने तुमको पूरा वे बता दिया कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, फॉर्मेट तुमको पता है, वीडियो मैं तुमको दे रहा हूँ साथ में, आप आराम से बैलेंस शीट बना सकते हो। बोलो क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे नंबर दिए गए उस पर मैसेज कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब बात करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ना, वो सिमिलर है जो अपन ने इलस्ट्रेशन 1 किया उसके साथ, ठीक है। तो क्या है, डी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी, फॉर इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, टोटल दे रखा है, असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब दे रखा है। यहाँ पे देखिए ऑथराइज कैपिटल दे रखा है आपको 2,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले 2500 के, और 2000 10% वाले प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 100 रुपीज़ के 200 बराबर है। इश्यू 2 मंथ बैक फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, ये आपने किसके लिए इशू किए थे? फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक आपने ये इशू किया था, राइट। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में आपकी कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा कि आपको 20% बायबैक करना है बेटा। तो अगर मैं बोलूँ 2,50,000 शेयर्स है इंटू उसका 20% कर कितना होता है? 50,000 शेयर्स इंटू 10 की तो फेस वैल्यू आ गया, और इंटू क्या करेगा 40 करेगा, 40 कहाँ से आया 50 में का तो कर रहा है रिडम्पशन। तो यहाँ पे देख 50 में 2 पार्ट है, फेस वैल्यू 10 और बाकी 40 रुपये का प्रीमियम। तो इंटू 40 क्या 50,000 इंटू 40, तो तुझे जो मिलेगा वो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी जो तुम्हारा प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक है वो होगा, राइट। बस और तो क्या, पास नेसेसरी एंट्री। और यहाँ पे बोला लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो जो इन्वेस्टमेंट था तुम्हारा वो 22 लाख में बेच दिया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 3,000 का, ठीक है। ये सब थाउजेंड्स में है, तो 3,000 में आपका था। और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, सर यही तो तकलीफ होती है, एक अमाउंट है एक ये है, मैंने बोला कोई तकलीफ नहीं है, देख 3,000 अगर वो 1000 में दे रखा है ना, तो जिसका पूरा अमाउंट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दे 1000 से। जैसे इससे पहले अपने को कन्वर्ट करना था तो अपने डिवाइड किया, अगर ऐसे ही अपने को कम में चाहिए तो अपने को करने का उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो 3,000 इंटू 1000 कर ले, तुझे पूरा अमाउंट मिल जाएगा। 3,000 इंटू 1000 कर, कितना आता है? 30 लाख का। 30 लाख का ये हो गया, 30 लाख की चीज को 22 लाख में बेचा है बेटा, कितना लॉस हो गया? 8 लाख का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 8 लाख, और 2 क्या आ जाएगा तेरा? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 30 लाख का। क्या ये तुमको समझ में आया? अगर वो 1000 में तुमको लिखना है, सर हमको वापस 1000 में लिखना है, कोई बात नहीं, जो अमाउंट रहेगा डिवाइड बाई 1000 कर ले। तो जो भी 30 लाख था डिवाइड बाई 1000 किया 3000 आ गया, 22 लाख को 1000 से डिवाइड किया 2200 आ गया। तो इस तरह से 2200, 800 और 3000 से तो ये एंट्री जो है तेरी पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये तुम्हारी पूरी एंट्री तुम्हारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे पास हो जाएगी। इसके बाद दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर बाय अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो अमाउंट था वो तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाएगा। सर ये एंट्री कैसे आई? बेटा इन्होंने ये पहले एंट्री कर ली है, तुम ये पहले मत करो, तुम ये वाली कर लो, ठीक है। जो तुम्हारी ये एंट्री है ये पहले करो, इससे पहले। तो पहले बायबैक को ड्यू करो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 मैंने बोला था, तो 50 लाख का इंटू 10 किया तो कितना आ गया? 5 लाख आ गया। 1000 में दिखा दो बेटा कितना होता है, डिवाइड बाई 1000 करो, 500 आ गया, ये 500 आ गया। इसी तरह प्रीमियम निकाला तो 50,000 इंटू 40 का प्रीमियम कर, कितना आता है? 2000। ये 2000 कैसा है? डिवाइड बाई 1000 करेगा तो आ जाएगा 1000, मतलब अपन ने राउंड अप में ऊपर 1000 में लिया ना, उसकी वजह से। इसके बाद 2500 ये दोनों का टोटल हो गया, और इस तरह से खेल खत्म हो गया। अब बताओ ये जो प्रीमियम है, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, उसके सामने चला जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम हो गया। अब मुझे सोच के बताओ कि अपने को कितना अरेंजमेंट करना है 500 का कैपिटल का। मैंने बोला 2 वे से होता है बायबैक, फ्री रिजर्व और फ्रेश इश्यू। अब जब क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया था ना, वो फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक किया था, तो अब फ्री रिजर्व से कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 300। कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 300। तो जो 500 था उसमें से ऑलरेडी 200 तो हो चुका है, तो कितना बच गया? 300। इतना तुम्हारा रेवेन्यू रिजर्व टू सीआर आ जाएगा 300। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, डन। तो यहाँ तक आई थिंक कुछ भी डाउट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, तो ये समझो वापस। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, बायबैक अभी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर पहले करता हूँ और बायबैक कुछ टाइम के बाद में करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ओवरऑल लिमिट तो वो बात तो वही है ना। समझ में आया ये वाला? वो अपन ने पहले पैसा ले लिया था, पैसा पड़ा था अपने पास, अब बायबैक किया, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए यहाँ पे ये एंट्री की। अब बैलेंस शीट बनानी है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट मैंने बताना आपको बता दिया है, तो आप आराम से कर सकते हो। ये सम तुम्हारा होमवर्क सम रहेगा, ठीक है।
अब है इलस्ट्रेशन 4 जो कि है काफी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन। इसमें 3-4 चीजें है, एक्चुअली मैं बोलूंगा तो 3-4 चैप्टर मिक्स किया है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं इसको। एक्स्ट्रा लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निश विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये अपने को दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है आपके सामने, नॉन करंट असेट में पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है। उसके बाद शेयर कैपिटल में देखो इक्विटी शेयर है बेटा 100 का, 100 का तेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है ये वाला, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 20 का। ठीक है, ये दे रखा है। यू हैव कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब चीज़ें है। डिबेंचर है आपके पास, और यहाँ पे क्या बोलता है, पहली ही चीज, द कंपनी रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। ये पॉइंट अपन कर चुके हैं, यस सर वैसा ही पॉइंट है। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ क्या करना है। जो भी प्रेफरेंस का रेट है पहली एंट्री वो पास करो, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम पे किया है? नहीं सर, प्रीमियम पे तो नहीं किया। किया है? यस सर किया है, बिल्कुल किया। ध्यान से पढ़ना, 10% प्रीमियम है बेटा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, तो ये प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और 2 आएगा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या आएगा तुम्हारा? 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कितना प्रेफरेंस शेयर था सर, 20 का, 10% प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो 20 लैक्स का है बेटा। 10% प्रीमियम मतलब 2 लैक्स का हो गया। टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 22 लैक्स। अब सेकंड एंट्री इनको पेमेंट कर लेते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 22 लैख, 22 लैक्स। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? यस सर ये हमको समझ में आया। थर्ड वाला देखिए, इसके बाद क्या होगा सर? यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, सीआरआर का और प्रीमियम का। सो लेट्स सी, अपने पास क्या, अपने पास 60 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका प्रीमियम सिर्फ 2 ही है। क्या सेट हो जाएगा? यस सर सेट हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, कितना आएगा? 2 इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, अब सीआरआर का क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। तो बेटा 20 का सीआरआर आएगा, तो कौन सा रिजर्व अपने पास पड़ा है? रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व सीआरआर क्रिएट कर लो। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, आपको फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, ठीक है, शॉर्ट मत लिखना। कितना है? फेस वैल्यू 20, तो 20 लाख से ये आ गया। इस तरह से 4 एंट्री में तुम्हारा पहला जो पॉइंट है वो हो जाएगा, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा देखिए, इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट ₹30 पर शेयर। ठीक है, द पेमेंट वॉज अबव वाज मेड फ्रॉम द यूज बैंक बैलेंस। तो बेटा यहाँ पे 3 लाख शेयर का और रिडम्पशन अपना बायबैक हो रहा है, तो बायबैक की एंट्री पास करनी है। क्या होगी बायबैक की एंट्री? सर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना है? 3 लाख शेयर, तो 3 लाख इंटू 10 30 लैक्स, ये 30 लैक्स आ गया। प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा बेटा प्रीमियम? अगर 20 रुपए का तू ले रहा है, 3 लाख शेयर ले रहा है, 20 रुपये प्रीमियम है, तो कितना आता है बता? 60 लाख का। कितना आता है? 60 लाख का टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। 90 का। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? यस। इसके बाद, इसके बाद क्या हो गया वो देखिए सर, ये हो गया अपना। अब यहाँ पे क्या करना है आगे? इसके बाद अपन क्या करेंगे बताओ सर? इसके बाद अपन करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट कर लो बेटा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना?
90 90, ठीक है। इस तरह से ये पेमेंट होगा अपना। इसके बाद अब अपने को CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ये सर रेवेन्यू रिजर्व अपने पास पड़ा है, ये सर, तो रेवेन्यू रिजर्व से CRR क्रिएट करो। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, कितना है बेटा 30 का, तो ये 30 का CRR हो गया। अच्छा प्रीमियम भी था इसका, तो प्रीमियम को सेट कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास पड़ा है क्या, चेक करो जरा। सर 2 का गया है, अभी अपने को और कितना चाहिए 60 का, तो सर 60 गया है, 2 है, अभी भी सर कम पड़ रहा है। अब कम पड़ रहा है तो अब क्या होगा, एक बार क्वेश्चन पूरा देख लो, क्योंकि आगे क्या है और शेयर इश्यू भी कर रहा है, तो वहां पे भी प्रीमियम आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये प्रीमियम की लास्ट में होती है, ईयर एंड में होती है, तो उसको अपन ईयर एंड में लास्ट में एंट्री पास करेंगे। तो इसको मैं अभी नहीं करता हूँ, ईयर एंड में पास करूंगा, ठीक है। इवन तुम CRR की भी ये एंट्री ईयर एंड में पास कर सकते हो, बट अपने पास था तो हमने कर लिया। अभी कम पड़ रहा है तो मैं वेट करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आगे और होने वाला है। तुम भी जब क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि आगे और शेयर इशू होने वाला है। तो जब शेयर इशू प्रीमियम पे होगा तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, उसको तुम यूज कर सकते हो। हाँ अगर आगे और शेयर इशू नहीं होने वाला होता, फ्रेश इशू नहीं होने वाला होता, इन दैट केस क्या होता कि हम बाकी बचा हुआ कहाँ से लेते, फ्री रिजर्व से लेते, बट ऐसा है नहीं। तो अपन ऑब्वियसली इसको पेंडिंग छोड़ते हैं, बाद में करते हैं। अगला वाला पॉइंट देखिए, included its investment for investment in own debenture costing 2 lakh, face value 2,20,000. This debenture were cancelled on 1st April 2011। बेटा 1st April 2011 को अपन क्या कर रहे हैं, अपने डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं, किसके सामने, जो ओन डिबेंचर परचेज किए थे उसके सामने। बेटा ये तुम्हारा चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ग्रुप 1, बराबर है। तो उसमें क्या होता है, डिबेंचर कैंसिल होता है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, डिबेंचर कैंसिल होता है, डिबेंचर लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो तुम्हारा डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो क्या रेट के डिबेंचर थे, 10% डिबेंचर, सो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर लो। टेन परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट। 2, कितने डिबेंचर वैल्यू था तुम्हारा, सर हमारा जो डिबेंचर का वैल्यू था वो था फेस वैल्यू 2,20,000, तो ये डिबेंचर तो फेस वैल्यू पे आता है ना, तो हटेगा भी फेस वैल्यू पे 2,20,000। बट जो बदले में इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर था, जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर दिख रहा है वो था ओनली 2 लाख का। ये है 2 लाख का। तो मुझे सोच के बताओ क्या हो गया, फायदा हो गया, क्या हो गया, लायबिलिटी जा रही है 2,20,000 की, और तुम्हारा असेट जा रहा है 2 लाख का, तो क्या हो गया, लायब फायदा हो गया। टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 0.20। बोलो क्या ये एंट्री तुमको समझ में आई, क्या क्या किया। ये चैप्टर तुम रेफर करोगे अगर डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो तुमको बेटर रहेगा। नहीं पढ़ा कोई तकलीफ नहीं है। एक था असेट, एक था लायबिलिटीज, हमने खुद के डिबेंचर परचेज किए होते। सर हमने तो सुना था कोई कंपनी खुद के डिबेंचर परचेज नहीं कर सकती, नहीं ऐसा नहीं कर सकती है। आपने शेयर के बारे में बोला था कि शेयर खुद के परचेज नहीं कर सकती, डिबेंचर खुद के परचेज कर सकती है। तो मैंने खुद के डिबेंचर परचेज करके अपने पास रख दिए और आज उनको फाड़ के फेंक रहा हूँ। तो ये बताओ क्या मुझे किसी और को पेमेंट करना पड़ेगा, आंसर इज नो। तो मेरी असेट जो है वो तो गई है मैंने 2 लाख की, बट मेरी जो लायबिलिटीज है वो गई है 2,20,000 की, तो ये फायदा हो गया 20,000, ये गया प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, बराबर है। इसके बाद आगे देखो 10th वाला, the company had 1 lakh equity stock option outstanding on the above mentioned date to the employees at ₹20 when the market price was 30. This was included under the current liabilities. On 1st April 2011 employees exercised their option for 50,000 shares. ये तुम्हारा चैप्टर है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको सारी चीज समझ में आ गई क्या हो रहा है। नहीं देखा है तो अभी मैं शॉर्ट में समझाने का ट्राई करता हूँ कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है ना, तो अपने एम्प्लॉय को सस्ते में करती है एज कंपेयर जो मार्केट प्राइस होता है उससे। तो 30 रुपये का शेयर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एम्प्लॉयज को मिलेगा 20 रुपये में, तो लॉस किसको हो गया, कंपनी को। और इसके लिए उसने प्रोविजन बनाया रखा है, और वो प्रोविजन दिख रहा है इसकी करंट लायबिलिटीज में, तो वो प्रोविजन को हटाना पड़ेगा, तो उसको डेबिट कर लेंगे, बराबर है। तो अगर मैं तुमसे नॉर्मल पूछूं शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होती है, तो अपन एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री पास करते हैं बेटा। एक लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तुम पूरा लिखना, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बता तेरे शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 30 रुपीज, कितने शेयर इशू कर रहा है, 50,000 शेयर, ठीक है। तो अगर मैं 50,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, उसका फेस वैल्यू 10 होता है, तो ये 5 लाख आता है। अगर 50,000 शेयर इशू करता हूँ, उसका मार्केट प्राइस 30 है, तो मुझे 30 रुपये मिलता,
तो अब कितना, उसमें फेस वैल्यू 10 है तो कितना प्रीमियम हो गया 20, तो ये 10 लाख का ये प्रीमियम आ गया। ये बता अपन एम्प्लॉय को कितने में दे रहे हैं सर, 50,000 इंटू 20 रुपये में, तो 10 लाख रुपए अपने पास आएंगे। जो ये 5 नहीं आ रहा है ना, 5 लाख का जो लॉस है ये चला जाएगा ईज ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, ये क्या था सर, ये एक करंट लायबिलिटीज में आया हुआ चीज है, प्रोविजन बनाया हुआ था अपन ने, तो ये ईज ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट में दिख रहा है करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, क्या ये चीज़ तुमको समझ में आई? यस, उसको डेबिट कर लेंगे, प्रोविजन बनाया हुआ था, आज लॉस हो गया तो प्रोविजन के सामने उस लॉस को सेटअप कर लेंगे, प्रोविजन क्रेडिट होता है, हटाने के लिए डेबिट कर लिया, राइट। इस तरह से ये एंट्री तुमको पास करनी है। अब बता तेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 10 हो गया ना, अब तो तू एंट्री पास कर सकता है। यस सर, तो कोई टेंशन नहीं है, रिडम्पशन ऑफ जो भी था तुम्हारा बायबैक का, जो बायबैक था तुम्हारे शेयर्स का, उसमें जो प्रीमियम था, एडजस्टमेंट था, वो हो जाएगा, बट लास्ट में अभी पास करना। अब इसके बाद क्या है, पास करना एसएससी जनरल एंट्री, बस इतना ही है। अब वो लास्ट एंट्री जो बची थी वो भी पास कर लो। तो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, सो अब अपन बोल सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ठीक है, कितना था तुम्हारा प्रीमियम ऑन बायबैक वो भी देख लो। सर ये प्रीमियम ऑन बायबैक अपना जो था वो था 60 बराबर है, और अपने पास 2 का यूज़ किया था, 58 पड़ा था, अभी और हो गया 10 का, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से 60 का 60 डेबिट हो जाएगा। बोलो, क्या ये चीज़ तुमको समझ में आई क्या? क्या ये आपको पूरा मामला समझ में आया? यस सर, ये हमको समझ में आ गया है, इस तरह से तुम्हारा खेल हुआ है पूरा, अंडरस्टूड। तो इस तरह से तुम्हारा ये सम होता है खत्म, बट यहाँ पे ये एंट्रीज खत्म हुई है, इसने बैलेंस शीट भी पूछा है, तो बेटा इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट भी देना पड़ेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके नोट्स बनाएंगे, मैं नोट्स बनाऊंगा, फेस तो तुमको पता है मैं रेफर कर लूंगा, बट मैं नोट्स इसके बना के दे देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर नोट्स बनाते हैं इसके। चलिए अभी नोट नंबर 1 बनाएंगे अपन। नोट नंबर 1, दैट इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तुम क्या लिखते हो, अपने पास एक ही है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ऑब्वियसली इसमें सब एक ही में डाल देते हैं, ऑथराइज भी अलग अलग है नहीं, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। चलिए गाइस, अब कितना आएगा वो अपने को देना है, पहले अमाउंट निकाल देते हैं फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देंगे, बराबर है। सर कैसे निकालोगे वो बताओ, तो मैंने बोला सुनो, कितना बैलेंस शीट में अपने को शेयर कैपिटल दे रखा है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो पूरे रिडम्पशन हो गए, तो वो तो जीरो हो गया, बट इक्विटी जो शेयर थे वो अपने पास कितने थे सर, 100 के थे, 100 के इक्विटी शेयर थे अपने पास। ठीक है, और ये बताओ तुमने कहाँ पे इक्विटी शेयर लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में नहीं है। डेबिट हुआ है तो 100 में से 30 माइनस कर ले बेटा, 70 बच गया। उसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे फिर से है, तो 70 प्लस 5 कर ले, 75 हो गए टोटल मिला के, कितने होंगे 75। तो ये लैक्स में थे, तो 75 लैक्स के तुम्हारे सामने क्या है, इक्विटी शेयर है, तो ये रुपीज इन लैक्स है, तो 75 के इक्विटी शेयर है, बराबर है। अब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, तो 75 लाख डिवाइड बाई 10 कर ले, कितने शेयर होते हैं 7,50,000, तो 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 75 लाख रुपीज आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर तुमको वर्किंग भी दिखाना है तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि 100 था, उसमें से तुम्हारा कितना माइनस हुआ बेटा, बता, 30 माइनस हुआ, 30 था ना, देख लेते एक बार। यस, ये 30 माइनस हुआ, और यहाँ पे प्लस हुआ 5। इस तरह से आप चाहे तो वर्किंग भी दिखा सकते हो, और नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नोट नंबर 1। तो 75 का आउटर कॉलम में आएगा, ये देखिए आउटर कॉलम में आ गया 75 शेयर कैपिटल के। ठीक है, ये 75 आ गया। अब दूसरा है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस, तो नोट नंबर 2 बना रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए, नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस के देखना पड़ेगा, पहले क्या क्या रिजर्व थे उसके बाद आगे करेंगे। कैपिटल रिजर्व,
ओपनिंग में, सॉरी यहाँ पे देखिए किधर गया किधर गया, ये रहा कैपिटल रिजर्व 8 का। क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ चेंज हुआ है? नहीं सर, कैपिटल रिजर्व में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बराबर है। तो कैपिटल रिजर्व तुम्हारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। लेकिन किधर गए, एंट्री किधर है? वैसे तो कैपिटल रिजर्व तुम्हारा चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर तुमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक चैप्टर पढ़ा है, अगर तुमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ा है, तो तुमको पता होगा जो भी डिबेंचर पे प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है, लास्ट में। तो बेटा वो तो करना पड़ेगा ना। यस सर, तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस था? 8 लाख का, प्लस कर दो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर। अब बेटा ये जो इसकी चाहे तो एंट्री पास कर लो, अगर नहीं भी की तो तुम कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को ये एक्स्ट्रा एंट्री पास कर लेने की है, वो होती है प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। और ये कितना आएगा? ये बेटा वही जो तुमने प्रॉफिट होता, देख ले कितना प्रॉफिट था तेरे पास, ये रहा 0.20 का, 0.20 का आ जाएगा ये वाला, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन की जगह पे भी क्या लिख सकते हो? कैपिटल रिजर्व लिख सकते थे, तो ये एंट्री नहीं करनी पड़ती। एनीवेज, तो ये तुम्हारा आ गया 8 के अंदर 0.20 ऐड कर लो, सो आउटर कॉलम में आएगा 8.20, ठीक है। तो ये तुमको रिडम्पशन और डिबेंचर चैप्टर से मिल जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था तुम्हारे पास? पहले का देखो एक बार, पहले का बेटा क्या था जरा बताओ मुझे। पहले सर हमारे सामने था रेवेन्यू रिजर्व 50, तो रेवेन्यू रिजर्व 50 था, 50 का रेवेन्यू रिजर्व था। सेकंड में मैंने लिखा रेवेन्यू रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 50, फिर आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस किया तो माइनस के था, तो मैं माइनस कर रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे। आप चाहो तो लिख सकते हो ट्रांसफर टू CRR, ऐसा भी लिख सकते हो। वर्डिंग में कुछ नहीं रखा है, वर्डिंग चलेगी, कोई इशू नहीं है। बताओ कितना फर्स्ट एंट्री तुम्हारा ये हुआ है? तो सर ये देखिए, ये रही एंट्री फोर्थ वाली, और इसमें आपने लिखा है 20, तो फोर्थ वाली में 20 लिखा है, तो बेटा 20 से कम हो जाएगा, तो ये 20 का मैंने माइनस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसमें भी हुआ है कम, तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर में देखिए कितना कम हुआ है, तो सर ये कम हुआ है 30 का। तो 50, 30 और 20 कम हो गया, एंड में आंसर आया 0। कितना बच गया बैलेंस? 0। तो ये हो गया थर्ड वाला सिक्योरिटी प्रीमियम। चाहे तो जैसा लिखा है ऐसा लिखो, या ब्रैकेट में सब वर्किंग दिखा दो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो था आपके पास वो कितना था? पहले वो देखो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास था। तो वी हैव 60 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 60 लैक्स का। तो 60 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है तुम्हारे सामने। एंट्री चेक करो कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया। नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं, 3 में डेबिट हुआ तो कम हो गया, -2 करना है। उसके बाद तुम्हारे सामने यहाँ पे सीधा इधर आया, तो -2 और +10, तो -2 करो पहले, फिर +10 करो, और लास्ट में आपने फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखा है 60 का माइनस कर लो। तो इस तरह से तुम्हारे सामने 60 चला गया, 2 का बचा था, 10 था, 2 चला गया, 8 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम बच गया है। कितना बच गया है? 8 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम। खत्म हो गया? नहीं सर, हमेशा याद रखना जब भी बैलेंस शीट बनाओ CRR को भूलने का नहीं है। तो यहाँ पे CRR और आएगा। अब CRR कितना आएगा जो आपने बनाया है? तो आपने बनाया है CRR यहाँ पे नंबर 4 में 4 नंबर एंट्री, उसमें CRR बनाया है कितना? 20 का। तो 20 का CRR यहाँ पे बनाए, और नीचे वापस बनाए 30 का, 50 का CRR बनाए, तो 50 का CRR हो गया। और इस तरह से तुम्हारा सारा खेल हो चुका है। तो बताओ कितना होता है टोटल? तो 50 + 8 + 8.2 टोटल होता है 66.20। कितना आता है? 66.20। ये तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। देखो फेस ये रहा 66.20। क्या ये तुमको समझ में आया? यस सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है,
डिबेंचर है बेटा कम हो गया है, कितना कम हुआ, पहले जो था उसमें से आपने एंट्री में एक पास किया है और उसमें 2 लाख का डिबेंचर 2,20,000 का डिबेंचर कम किया है, तो जो पहले था उसमें से 2,20,000 माइनस कर लो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो डिबेंचर था पहले 4 लाख का, 2,20 गया, 2,80 अभी भी होगा, देख लो डिबेंचर में दिख रहा होगा 2,180, ठीक है। 180 कैसे आया वापस देख लेते हैं। जो तुम्हारा डिबेंचर था 4 लाख का था, 4 लाख में से कितना चला गया, 2,20 का, तो 4 लाख में से 2,20 माइनस करो, कितना बचता है 180, तो ये 180 आ गया, ठीक है। तो 4 लाख में से 2,20 माइनस कर लो, कितना आ गया 180 आ गया। अदर करंट लायबिलिटीज में देखो तुम्हारा क्या आएगा, एक ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट था वो आपने डेबिट किया है, कम हो गया तो उसका माइनस हो जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं। ये देखो यहाँ पे ये डिबेंचर का आ गया और अदर करंट लायबिलिटी में ईसॉप का माइनस हो गया, बच गया। बाकी असेट इन्वेस्टमेंट अपन कर चुके हैं, तो बाकी वाला चीज आप कर लेना। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनेगा, किस तरह से रिजर्व में सरप्लस बनेगा, बस यही सबसे मेन था इसमें। तो बेटा ये तुम्हारा हो चुका है इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर तुमको एंट्रीज पास करनी है तो आप पास कर सकते हो। चलो कॉपी करो, तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बाकी जो एंट्रीज है इनको भी कॉपी कर लो, 6 तक हो चुकी है तुम्हारी। इसके बाद ये 2 एंट्री भी है, इनको भी कॉपी कर लो। तो ये सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखो ये तुम्हारा नोट नंबर 1 है, कॉपी कर लो, ठीक है। और ये नोट नंबर 2 है, आप बैलेंस शीट बनाना, सिर्फ अभी के लिए रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। चलो इस तरह से ये तुम्हारी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं आएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब इजी इजी था, कुछ भी इतना था नहीं खासकर, कोई मतलब डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं था। अब अपन जो बात करेंगे ना वो एकदम इंटरेस्टिंग वाला पार्ट होगा। पूरे बायबैक में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यही लगता है, और वो है तुम्हारा बायबैक पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी तक वो रेस्ट्रिक्शन आई नहीं थी, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि बायबैक जो है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से करना है। पर जब ऐसा बोलेगा कि बायबैक जो है वो कंपनी अकाउंट के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ, क्या लिमिट के अंदर है, तब आपको ये लिमिट चेक करनी पड़ेगी। और अभी वही लिमिट मैं तुमको बताऊंगा क्या होती है, उसके बाद अपन करेंगे इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। चलिए फिर वो अगले वीडियो में देखते हैं कि कैसे अपन उसको करते हैं।